15 जनवरी 1947 की सुबह स्थानीय निवासी बेटी बरसिंगर अपने 3 साल की बेटी के साथ सैर पर निकली थी। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते के बीच 50 फीट की दूरी पर फुटपाथ के बगल में झाड़ियों के बीच उसे कुछ तो फीके रंग का दिखा। बेटी बरसिंगर को लगा कि वो चीज़ कोई पुतला है या कोई औरत नशा करके नग्न अवस्था में वहाँ पड़ी है। उसको बड़ी देर लगी ये समझने में कि जिस चीज़ को वो देख रही है वो असल में कोई पुतला या नशे में धुत औरत नहीं बल्कि एलिजाबेथ शॉर्ट का शव है, जिसका जन्म 29 जुलाई 1924 को हुआ। एलिजाबेथ काफ़ी छोटी ज़िंदगी जी पाई। 22 साल की उम्र में वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। कुछ लोगों का कहना था कि एलिजाबेथ का सपना था कि वो एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री बन सके, लेकिन उसके रिकॉर्ड में अभी तक कोई अभिनय संबंधी काम नहीं रहा। उसे पता नहीं था कि प्रसिद्धि पाने के लिए उसे यह कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक भयानक जुर्म का शिकार बनी, जिस जुर्म ने अमेरिका को आने वाले कई दशकों तक बौखला दिया। बेटी बरसिंगर ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी में पास ही के एक मकान में गई और पुलिस को सूचित किया। Strange sight. It looked like a mannequin that had been cut in half and was separated and was lying there. And I didn't glance at it too long because I had my little girl with me, and I thought, gosh, as I walked on further, I thought, that just didn't seem right to me. And I thought, I could see these kids with their bicycles. I said, maybe it'll scare those kids as they ride to school and see this. So I better, call somebody to come and at least have a look and see what it is. एलिजाबेथ शॉर्ट के शरीर के बेरहमी से 2 भाग किए गए थे। उसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। इस वजह से उसकी त्वचा फीके सफ़ेद रंग की हो गई। विशेषज्ञों का मानना था कि एलिजाबेथ को मरे करीब 10 घंटे हो चुके थे, यानी उसकी हत्या 14 जनवरी की शाम या तो 15 जनवरी की सुबह को की गई थी। हत्यारे ने एलिजाबेथ के शरीर को अच्छे से साफ किया था। एलिजाबेथ का मुंह उसके एक कान से दूसरे कान तक काटा गया था, जिससे उसके जवान चेहरे पर एक जोकर जैसी मुस्कान बन गई थी। उतना ही नहीं, उसके शरीर का काफ़ी मांस काटा गया था। उसके जांघ और स्तनों पे चाकू के वार थे। उसके शरीर का कटा हुआ निचला हिस्सा दूसरे हिस्से से 1 फुट की दूरी पे था। उसकी हथेलियाँ बाहर निकल के उसके कूल्हे के नीचे अटकाई गई थी। एलिजाबेथ के हाथों को सिर से ऊपर रखा गया था। उसकी कोहनियाँ अंदर की तरफ मुड़ी थी और उसके पैर फैलाए हुए स्थिति में थे। वहाँ लोग और पत्रकार जमा होना शुरू हो गए थे। लॉस एंजलिस हेराल्ड एक्सप्रेस की पत्रकार एग्नेस अंडरवुड पहली पत्रकार थीं जिसने घटनास्थल की तस्वीरें खींची थी। जांच अधिकारियों को पास ही में ज़मीन पर सैंडल का निशान मिला। वहीं पास में टायर के निशान भी थे और वहीं एक बोरा पड़ा था जिसमें सीमेंट के साथ खून जैसा कुछ मिला था। अगले दिन फ्रेडरिक न्यूबार द लॉस एंजलिस काउंटी कॉरोनर ने एलिजाबेथ के शव का परीक्षण किया। उसमें बताया गया कि एलिजाबेथ का कद 5 फीट 5 इंच था। उसका वज़न लगभग 53 किलो था। उसके बाल काले थे और आंखें हरी थीं। उसके दांत काफ़ी ख़राब थे। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी खोपड़ी सही सलामत थी, लेकिन सिर की त्वचा पे सूजन थी जहां से थोड़ा खून आ रहा था, जो ये दर्शा रहा था कि उसके सिर पे कुछ ना कुछ मारा गया है। उसकी मृत्यु का कारण शरीर से खून निकल जाना, सिर और चेहरे पर बार बार मारा जाना बताया गया। एलिजाबेथ का शव जब मिला उसे किसी ने नहीं पहचाना था और ना ही उसका नाम पता चला। उसके शव परीक्षण के बाद पुलिस ने उसके उंगलियों के निशान वाशिंगटन डीसी भेजे और जल्द ही पता लगाया कि वो एलिजाबेथ शॉर्ट है। एलिजाबेथ को 1943 में कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। पत्रकारों ने उसे द ब्लैक डालिया का नाम दिया था क्योंकि एलिजाबेथ अक्सर काले कपड़े पहनना पसंद करती और तभी द ब्लू डालिया नामक एक फिल्म बहुचर्चित थी। एक हफ्ते बाद लॉस एंजलिस एग्जामिनर के एडिटर को एक अननोन कॉल आया। वो इंसान खुद को एलिजाबेथ का खूनी बता रहा था और उसने बताया कि एलिजाबेथ की कुछ खास चीज़ें उसने खुद के पास रखी हैं और वो ये चीज़ उन्हें डाक द्वारा भेजेगा। उसने ये वादा पूरा भी किया। उस फ़ोन कॉल के 4 दिन बाद उस एग्जामिनर को लेटर आया जिसमें सारे शब्द अखबार से काट कर चिपकाए गए थे और लिखा था, मैं डालिया की कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ। और उसी के साथ ये डालिया के बर्थ सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड, फोटोग्राफ्स और कागज़ जिस पे कुछ नाम लिखे हुए थे, लेकिन एड्रेस बुक में मार्क हैंसन का नाम विशेषतापूर्वक लिखा गया था। जिस पैकेट में ये सब चीज़ें आई थी वो पैकेट पेट्रोल से अच्छे से साफ़ किया गया था, यानी उस पर कोई निशान नहीं थे, बिल्कुल एलिजाबेथ के शव की तरह। और ये समझते पुलिस को देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत इस बात की छानबीन शुरू कर दी।
वहाँ से उनका सबूत इकट्ठा करने का सफ़र शुरू हुआ और जिस दिन एग्जामिनर को पैकेट मिला उसी दिन एक पर्स और काला जूता पास ही के एक कचरे के डब्बे से बरामद हुआ। एलिजाबेथ का शव जहाँ मिला था वहाँ से ये जगह लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर थी। पुलिस ने ये सारी चीज़ें उनके पास जमा कर ली, लेकिन उन सभी चीज़ों को पेट्रोल से साफ़ किया गया था और यही वजह थी कि उन्हें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और यहाँ से घटना दिलचस्प होती गई। 14 मार्च को एक सुसाइड नोट मिला जो कपड़ों के बीच एक जूते में छिपाया गया था। उसमें लिखा था, मैं चाहता था कि पुलिस मुझे एलिजाबेथ की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करे, लेकिन वो नाकाम रही। मैं एक कायर हूँ, मैं खुद को कानून के हवाले करने की हिम्मत नहीं रखता, तो यहाँ से निकलने का मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। मैं लाचार हूँ या नहीं, मुझे माफ़ करना मैरी। ये सारे कपड़े किनारे पर निगरानी करने वाले कर्मचारी को मिले थे और उसने ये खबर लाइफ गार्ड कैप्टन जॉन डिलन को दी थी। उन कपड़ों के ढेर से पुलिस को उनके मालिक का कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद पुलिस का सीधा शक मार्क हैंसन पे गया, जिसका एड्रेस बुक पुलिस के पास सबूत के तौर पर था। वो काफ़ी दौलतमंद था और संदिग्ध भी था। उसके पास कई नाइट क्लब्स और थिएटर्स थे। कुछ सूत्रों को उसने बताया था कि जो पर्स और काला जूता पुलिस को मिले थे वो एलिजाबेथ के ही थे। एन टॉथ, जो एलिजाबेथ की रूममेट थी, उसने बताया था कि मार्क हैंसन ने हाल ही में एलिजाबेथ से शारीरिक संबंध की मांग की थी, लेकिन एलिजाबेथ ने मना कर दिया। इस वजह से मार्क हैंसन एक महत्वपूर्ण संदिग्ध था, लेकिन बाद में कोई सबूत ना मिलने पर उसके ऊपर से शक हटा लिया गया। पुलिस ने करीब 150 इंटरव्यू लिए जो लोग पुलिस को संदिग्ध हत्यारे लग रहे थे। कुल मिला के लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के 750 जांच अधिकारी इस केस पर काम कर रहे थे। उनके साथ करीब 400 शेरिफ डेप्यूटीज और 250 कैलिफोर्निया स्टेट पेट्रोल ऑफिसर भी थे। उन्होंने पूरे शहर की तलाशी लेना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। एलिजाबेथ की हत्या से संबंधित जानकारी के लिए सिटी काउंसिलमैन लॉयड जी डेविस ने $10,000 का इनाम घोषित किया और इसके बाद कई लोगों ने सामने आकर बताया कि ये खून उन्होंने किया है, लेकिन ये साफ साफ इनाम पाने की चाल थी, तो पुलिस ने स्वीकार नहीं किया। इन झूठ बोलने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई भी की। 26 जनवरी पर एग्जामिनर को एक और लेटर आया। वो हस्तलिपि था, पिछली बार जैसा न्यूज़पेपर से काट कर नहीं बनाया गया था। उसमें लिखा था, यहीं पर 29 जनवरी के बुधवार सुबह 10 बजे मैंने पुलिस के साथ काफ़ी खेल लिया। ब्लैक डालिया अवेंजर। लेटर में एक स्थान का भी जिक्र था, लेकिन वो हत्यारा उस दिन उस स्थान नहीं आया था। फिर दोपहर में 1 बजे एग्जामिनर को एक लेटर आया। उसमें न्यूज़पेपर से काट कर बनाए हुए शब्द थे, मैंने अपना मन बदल लिया है, तुम लोग मुझसे अच्छे से समझौता नहीं करोगे। डालिया की हत्या उचित थी। द हेरल्ड एक्सप्रेस को भी काफ़ी खत आए थे जो न्यूज़पेपर से शब्द काट कर बनाए गए थे, जिसमें एक लेटर में लिखा था, मैं खुद को डालिया की हत्या के जुर्म में कानून के हवाले करूंगा। अगर मुझे सिर्फ 10 साल की सज़ा दी जाए तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और इसके बाद एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का राज ही रह गया। एलिजाबेथ की पिछली ज़िंदगी में उसके होने वाले हत्या के सुराग ढूंढे गए। वो तब तक 3 राज्यों में रह चुकी थी, लेकिन इतने इंटरव्यूज़ के बाद भी पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। जब इंटरव्यू लिया गया तो कैप्टन जैक ने पत्रकारों को बताया कि उनका मानना है कि एलिजाबेथ की हत्या लॉस एंजलिस के बाहरी इलाके में हुई है और उसके शव को शहर में ले जाया गया। एलिजाबेथ की लाश के सटीक घाव और विच्छेदन के आधार पर LAPD ने इस संभावना पर गौर किया कि हत्यारा एक सर्जन, डॉक्टर या डॉक्टर के ज्ञान वाला कोई व्यक्ति है। फरवरी 1947 में LAPD ने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया मेडिकल स्कूल को एक वारंट दिया जो उस स्थान के पास स्थित था जहां एलिजाबेथ का शव मिला था, जिसमें सभी छात्रों की पूरी पूछताछ की जाएगी। यूनिवर्सिटी तब तक सहमत था जब तक छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन वहां भी कोई सबूत नहीं मिला। एलिजाबेथ की हत्या में जॉर्ज हिल होडल एक संदिग्ध था जो एक सर्जन भी था। 1999 में होडल की मृत्यु के बाद उनके बेटे स्टीव होडल, जो एक पूर्व LAPD होमिसाइड डिटेक्टिव था, उसने एलिजाबेथ हत्या में संभावित संदिग्ध के रूप में अपने पिता जॉर्ज हिल होडल की जांच शुरू कर दी और इस विषय पर कई किताबें लिखी। हेड डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी स्टीफन के ने खुद को स्टीव होडल के शोध और निष्कर्षों से प्रभावित बताया और यहाँ तक घोषित कर दिया था कि एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का राज सुलझ गया है। सक्रिय डिटेक्टिव ब्रायन कार LAPD ऑफिसर थे जो उस समय ब्लैक डालिया मामले के जांच अधिकारी थे। वो स्टीव होडल के दावों को तथ्यहीन बताते। ब्रायन कार की राय थी कि स्टीव होडल के दावे कुछ गलत तथ्यों पर आधारित हैं जो सिर्फ अनुमान द्वारा एक साथ जुड़े हुए थे। एलिजाबेथ के रिश्तेदार भी इस बात से असहमत थे कि जॉर्ज होडल के एल्बम में जिस औरत की तस्वीर है वो एलिजाबेथ है। स्टीव होडल ने तब से ब्लैक डालिया मामले पर 2 और पुस्तकें लिखी थी। कई पत्रकार, स्थानीय निवासी और कुछ जांच अधिकारी ये मानते थे एलिजाबेथ की हत्या और क्लीवलैंड टॉर्सो मर्डर्स जो 1936 में हुए थे
इन दोनों घटनाओं का कुछ तो ताल्लुक है, लेकिन ये कभी सिद्ध नहीं हुआ। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या अमेरिका के इतिहास की एक क्रूर और निर्दयी अनसुलझी घटना है। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।